अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर उस्मान अहमद सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। व्यूअर्स, आज एक और अहम तरीन मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं पाकिस्तान की तारीख़ के छुपे हुए गोशों में से वो अबवाब लेकर आता हूँ जिसके ऊपर तारीख़ ने बहुत सी गर्द डाल दी है। आज उन्हीं में से एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया गया है। व्यूअर्स, आपने हमेशा पाकिस्तान में होने वाले मार्शल लॉ जो लगाए गए उनके बारे में सुना, जिनमें सिकंदर मिर्ज़ा का मार्शल लॉ था, इसके बाद अयूब ख़ान का मार्शल लॉ था, अयूब ख़ान के बाद याहिया ख़ान का था, जनरल ज़ियाउल हक का था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ था। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा मार्शल लॉ पेश करने जा रहा हूँ कि जो आपने कभी तारीख़ में इसके बारे में नहीं सुना होगा। हर 100 में से शायद ही कोई एक शख्स हो जो इस मार्शल लॉ के बारे में जानता हो। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर के मार्शल लॉ। जी हाँ, लाहौर का मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ क्या था, कब था, इसके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान बनने के फौरी बाद मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कुछ क़यादतें ऐसी पैदा हो गई थी जो कहने के लिए पाकिस्तान की यूनिफॉर्म्ड क़यादत थी। इनमें सिकंदर मिर्ज़ा थे, अयूब ख़ान थे और ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग थे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद ज़ाहिरी तौर पर तो कुछ सियासतदान इक़्तिदार में आते थे, लेकिन ये लोग जो थे पसे मंज़र में रहकर पाकिस्तान चला रहे थे। यहाँ हम आपको एक और चीज़ के बारे में बताएंगे और वो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद चूँकि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जैसे आजकल भी चल रहा है तो कुछ एक कादियानियों का सिलसिला चल रहा था। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। फिर हम ये भी जानते हैं कि सर ज़फ़रुल्लाह किस जमात से ताल्लुक़ रखते थे। तो यूँ पाकिस्तान के आला कलीदी ओहदों पर कादियानी जो थे वो फाइज थे। तो बात चल निकली है तो लाहौर के मार्शल लॉ की तरफ चलते हैं। ऐसा था कि पाकिस्तान में 1953 1 फरवरी 1953 से लेकर 14 मार्च 1953 तक और फिर 6 मार्च को पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ लगा। ये मार्शल लॉ सिर्फ लाहौर शहर के लिए था। हैरानकुन बात है ना। बात ये थी कि पाकिस्तान में कादियानी जो थे वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए थे। जब सर ज़फ़रुल्लाह का नाम लिया, सिकंदर मिर्ज़ा का नाम लिया और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत थी उनमें भी और फ़ौजी क़यादत में भी ढेर सारे लोग कादियानी थे और ये बड़ी बहुत तरीके से एक्टिव होने चाह रहे थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इनका एक मरकज़ भी इसी ज़माने में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। अब सूरत हाल ये हो गई कि पाकिस्तान में कादियानी इतने ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे थे कि इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। और पंजाब, ज़ाहिर है कि पंजाब जो था वो इसका फिर मरकज़ बना और यहाँ पर ज़ाहिर है कि अगरचे वो कहते हैं ना कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो यही है कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात ये थी कि लाहौर में एक मूवमेंट शुरू हो गई। लाहौर में एक मूवमेंट जो शुरू हुई, इस मूवमेंट का आगाज़ जो था मजलिस एहरार इस्लाम और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से था। अब सूरत हाल ये थी कि एक तरफ कादियानी थे जो मुसलसल एक्टिव हुए चले जा रहे थे, तो ज़ाहिर है कि ऐसे में जो है वो मुसलमानों की जानिब से इस मूवमेंट का इजहार किया गया, लॉन्च की गई ख़त्म नबूवत की तहरीक जो थी। और ये तहरीक जो थी इसमें मजलिस एहरार इस्लाम का जो किरदार है वो बहुत कलीदी है। अब सूरत हाल ये दरपेश आ गई कि जनाब पंजाब में फ़सादात शुरू हो गए और अगर मैं कहूँ पंजाब क्या, लाहौर इसका मरकज़ था, जहाँ सूरत हाल ऐसी हो गई कि यहाँ पे अमन व अमान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जहाँ लूट मार हो रही थी, जहाँ कत्ल व गारत हो रहा था और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि लाहौर शहर के हालात बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गए। व्यूअर्स, ये ज़माना था जब ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल थे और इस वक्त जो वज़ीर आज़म थे मुल्क में वो इंतहाई कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। यहाँ मैं एक बड़ी अहम तरीन बात बताऊँगा
और ये सुनने वाली बात होगी। और वो बात क्या थी कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन वज़ीर आज़म थे और मुल्क में सेक्रेटरी दिफा के अहदे पर जो फाइल्स थे उनका इसमें गिरामी आपके सामने रखता हूँ, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। जी, मैंने अभी पहले बताया कि वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते थे और वही पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा थे। अब एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में जो है ना ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने अपनी कैबिनेट को बताया कि जनाब लाहौर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और पुलिस और ख़त्म नबूवत की तहरीक लॉन्च करने वालों के दरमियान जो है वो फ़सादात हो रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान जो हैं, जो उलमा हैं, वो भी मार दिए गए हैं और सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, अब सूरत हाल ये हुई कि इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि जब मुस्लिम्स जो थे वो ये अहमदी या कादियानीस जो थे इनके अगेंस्ट निकल रहे थे तो चुन चुन कर उन्हें भी मारा जा रहा था और ये बहरहाल एक और बात निकलती है तरफ। अब सूरत हाल यहाँ तक आई कि जनाब अभी ये बात मीटिंग के दरमियान हो रही थी काबीना की और ख्वाजा नाज़मुद्दीन एक बेबस वज़ीर आज़म के तौर पर बैठे थे। अचानक सेक्रेटरी दिफा उठ के कमरे से बाहर गए और उन्होंने जाकर क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे जो है GOC लाहौर थे, कोर कमांडर लाहौर थे, जनरल आज़म खान, उनको कॉल की और उनसे पूछा कि जनाब लाहौर के कंट्रोल करने में, लाहौर के हालात सुधारने में कितनी देर लगेगी। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 1 घंटा। सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है उनको तमाम इख्तियारात बजरिया फ़ोन ही दे दिए और वापस आके वज़ीर आज़म साहब को इत्तला दी कि जनाब मैंने लाहौर पे मार्शल लॉ दे दिया। ये है लाहौर का मार्शल लॉ जो 54 दिन से ज़ायद चला। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको समझ आ गई होगी कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन कहाँ के वज़ीर आज़म थे। इसलिए कि सेक्रेटरी दिफा जो था वो हाजिर सर्विस जनरल था और ख़ुद मुख्तार हाजिर सर्विस आर्मी चीफ था, लिहाजा उसने खुद ही डिसाइड कर दिया कि लाहौर पे मार्शल लॉ जो है वो दे दी जाए। द प्राइम मिनिस्टर से कोई तहरीरी इजाज़त ली गई और ना ही किसी गवर्नर जनरल को खातिर में लाया गया। अब बात क्लियर हो गई, लाहौर में जो मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मैंने अभी आपको मार्शल लॉ लगने के हालात बताएं। अब मैं आपको कुछ हस्तियों के नाम बताऊंगा कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत की इस तहरीक में अपना किरदार अदा किया। नंबर 1 सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के बाद अब्दुल गफूर हज़ारवी, सैयद फैज़ुल हसन शाह, सैयद अबू ज़र बुखारी, मौलाना मजहर अली अजहर, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी और अब मैं नाम लेने वाला हूँ जनाब अबुल आला मौदूदी। जनाब मौदूदी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अब्दुल सत्तार खान न्याजी। व्यूअर्स, अगली कहानी सुनना आपके लिए और भी दिलचस्पी का बाइस बनेगी जब जो इस तहरीक का 1 घंटे के अंदर अंदर जिन्होंने दावा किया था कि जनाब इसे कुचल देंगे, फौरी तौर पर GOC लाहौर जो लाहौर के कोर कमांडर थे वो अपनी अफवाज के साथ यहाँ आए, लाहौर शहर का उन्होंने कंट्रोल लिया और उसके बाद जनाब यहाँ पे एक कत्लेआम का एक सिलसिला शुरू हुआ और कुचल दिया गया जनाब तहरीक को और फौरी तौर पर FIR दर्ज कर दी गई। FIR दर्ज करके मौलाना मौदूदी साहब को और अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा अरेस्ट किया गया, इतना क्विक इंसाफ दिया गया कि जनाब उन्हें उनके ऊपर ट्रायल फौजी अदालत में पेश करवाकर वहीं पर ही उनके लिए सज़ाए मौत तजवीज़ हो गई। सज़ाए मौत तजवीज़ कर दी गई मौलाना मौदूदी और अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब के लिए। और अब सूरत हाल ये थी कि जनाब 2 बड़े चोटी के उलमा को फांसी दी जा रही थी। किस मकसद के लिए दी जा रही थी? क्योंकि वो मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को, ख़त्म नबूवत की तहरीक को चला रहे थे और नो डाउट किसी से ढकी छुकी बात ही नहीं थी कि उस वक़्त मुल्क में कादियानियों ही का राज चल रहा था। अब सूरत हाल ये हुई कि ऐसे में सऊदी बादशाह का एक फ़ोन पाकिस्तान आया और फिर आपको पता है कि सऊदी फ़ोन आ जाए तो फिर क्या होता है। फौरी तौर पर इन 2 शख्सियात की फांसी तो बहरहाल टल गई, लेकिन अवाम के साथ क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ। अच्छा, अब इसमें इस तसादुम में फ़ौज, पुलिस और अवाम तो नहीं, मैं इसमें खाली कहूँगा मुसलमानों और के साथ जो कुछ हुआ उसके नतीजे में जो उलमा की जो शहादतें हैं, इन शहादतों को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह से क्लेम करते हैं। जो तहरीक ख़त्म नबूवत वाले हैं वो इसको और बताते हैं। गवर्नमेंट आपको पता है जो अदाद शुमार देती है वो क्या है,
विकीपीडिया क्या कहता है, बंगलापीडिया क्या कहता है, ये सारा कुछ बताऊंगा। हाँ, मैंने जेओसी लाहौर की बात की जो कि जनरल आजम खान थे। जनरल आजम खान साहब को यह एजाज़ जाता है जनाब कि उन्होंने लाहौर शहर पर मार्शल लॉ लगाया। पाकिस्तान पे मार्शल लॉ लगाने वाले तो बड़े हैं जनाब, ये लाहौर पे मार्शल लॉ लगाने वाले थे। यहाँ होने वाली अमवात के बारे में मैं बता दूं, विकीपीडिया जो है वो कहता है जनाब 2000 से ज़ायद लोग जो है इसमें शहीद हुए, वफात पा गए। और बंगलापीडिया कहता है कि जनाब 8000 लोग थे। और उस वक्त के 7 गैर मुल्की अखबारात में से अगर हम लें तो 10,000 से ज़ायद लोगों को मार दिया गया था। अब ये सूरत हाल थी। जाहिर है कि जनाब डंडा पीर है विगड़िया तिगड़िया था, ख़त्म नबूवत की तहरीक हो या कोई भी हो, तो जाहिर है जनाब लाहौर शहर पे मार्शल लॉ देकर 54 दिन के इस अरसे में कंट्रोल कर दिया गया। और अगर आप मुझसे पूछें कि जनाब वजूहात तो मैंने तफसील से बता दी। जनाब आला अफसरान कादियानी थे, जनाब काबीना में कादियानी थे, जनाब यूनिफॉर्म फोर्सेस में लोग कादियानी थे। तो जनाब ऐसा तो फिर होना ही था। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि जो है ना हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और हम अब भी कहते हैं कि जनाब इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो अगर इस सारे सूरत हाल को देखें, सऊदी फ़ून ने उन 2 शख्सियात को तो बचा लिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ज़ाहिर तहरीक ख़त्म हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात भी जो है वो सुधर गए। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुमकिन हो तो आपके लिए उस दौर की कुछ वीडियो भी इस क्लिप के साथ ऐड करवाऊँ। अब यहाँ मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि अब ये काम तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ। नंबर 1, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत जो थी ख़त्म हो गई। सर जनाब सेक्रेटरी दिफा ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया था ना। मैंने आपको गुलाम मोहम्मद में बताया था ना कि जनाब कोशिशें हो रही थी गवर्नर जनरल को भेजने की, लिहाजा कायम मकाम आर्जी गवर्नर जनरल और फिर मुस्तकिल गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा बने। दूसरी जानिब मार्शल लॉ उठ गया और वक्ती तौर पर जनाब मुल्क में ख़त्म नबूवत की तहरीक जो थी वो कामयाब हुई और कामयाब होती रहेगी। अब व्यूअर्स, आज चूँकि ख़ास तौर पे मुल्क और मिल्लत इन हालात से गुज़र रही है, तो मैंने कहा कि तारीख़ के इन गोशों को भी आपके सामने रख दें कि जहाँ ख़त्म नबूवत के परवानों ने शहादतें दी और लाहौर शहर की एक मस्जिद जो है वो इसी से वाबस्ता भी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही तारीख़ के वो पहलू जो आपको पाकिस्तान स्टडीज़ की किसी किताब से ना मिले, तो गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।